हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल उन्नति अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और सभी दिन के भांति आज भी हम जो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हम लोग चलते हैं कि जो है क्वेश्चन की ओर। जो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल Al3+ आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर एल्युमिनियम आयन को अगर एल्युमिनियम बनना होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो एल्युमिनियम आयन यानी कि 3+ आयन है, इसको एल्युमिनियम बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, एल्युमिनियम यानी कि सॉलिड बनेगा। और हम सभी जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 मोल यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होता है 96,500 कूलम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 96,500 कूलम। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है 3 यानी कि एल्युमिनियम आयन से जो एल्युमिनियम सॉलिड बनेगा, यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मतलब है कि 96,500 के 3 गुना जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 मोल के लिए यानी कि 96,500 गुना जब हम लोग 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है लगभग आता है 3 इसकी वैल्यू जो है लगभग आता है यानी कि 2.895 गुना 10 के पावर 5 कूलम, और जिसको लगभग बराबर में हम लोग कहते हैं कि 3 गुना 10 के पावर 5 कूलम। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव का मान। अच्छा, मानक अपचयन विभव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसआरपी। एसआरपी की अगर हम लोग बात करें, एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन और इसको इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे ये देखा गया है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही अधिक होता है उसका जो है अपचयन शक्ति, ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उतना ही क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका जो है उतना ही क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए जो यहाँ पे सबसे जो है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है यानी कि ए का यानी कि 0.68। उसके बाद किसका है यानी कि सबसे ज्यादा यानी कि जो माइनस में वैल्यू जो सबसे कम होती है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ। उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद देखा जाए तो बी के, और उसके बाद सबसे कम जो है यानी कि वो है उसके बाद सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा 0.68 यानी कि वो ए के लिए, और ये किसके लिए है, बी के लिए है, और ये किसके लिए, सी के लिए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो उस हिसाब से जब हम इसको जो है ऑर्डर में जब लिखते हैं तो ये जो है यानी कि पहले किसका होगा, सबसे ज्यादा जो है सबसे जिसका जितना ही जो अधिक होगा उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम जो है यानी कि सबसे कम जो है वो है जैसे कि सी का, उसके बाद जो है सबसे कम किसका है, सबसे अधिक सी, सबसे अधिक जो है वो है ए का, सबसे अधिक वो है ए का, इसका मतलब वो सबसे कम होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो क्रम जो ऑप्शन डी नंबर इज क्या होता है, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, और सेल का विद्युत वाहक बल, अच्छा विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए या फिर कहिए सेल विभव यानी कि सेल पोटेंशियल ईएमएफ। तो उसके क्या होता है कि किसी भी सेल के जो साम्य अवस्था पर जो है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है, साम्य अवस्था पर जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू होता है वो होता है 0 यानी कि साम्य इक्विलिब्रियम पर। तो वो हम लोग इसमें जो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे धनात्मक नहीं होगा, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होगा, और यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है लोहे के जंग लगने से रोकने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है। लोहे को जंग लगने से जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें कहता है ऑप्शन ए में आयरन कैथोड बनाकर और खारे जल में इसे क्या करके रख करके।
तो लोहे के जंग लगने से रोकने का जो है सबसे अच्छा तरीका ये है कि कह रहा है कि आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर ए, उसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके जो सही आंसर होगा यानी कि आयरन कैथोड बनाकर और खारे जल में इसे रखकर, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 5वें क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ पे देखा ये गया है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, यानी कि एक फैराडे, और हम सभी जानते हैं जो एक फैराडे जो वैल्यू होता है एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम कहता, और एक फैराडे जो होता है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो होता है वो एक फैराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो एक फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम, तो यहाँ पे देखा गया कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके, तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा जो बराबर होता है वो ग्राम समतुल्य की क्या होता है, बराबर होता है। इस देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन को हम लोग चले। 6 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फैराडे बराबर क्या होगा, तो अभी हम तुरंत लिखा है कि एक फैराडे बराबर होता है वो होता है 96,500 कूलम। और ये जो एक फैराडे हम लोग एक फैराडे कर परिभाषा दे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो क्या होता है, एक फैराडे होता है। तो इसका मतलब है कि जो एक फैराडे यानी कि एक फैराडे बराबर जो होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक फैराडे के बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं कि फैराडे के 7वां क्वेश्चन है कि फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम जो है वो संबंधित है किससे। तो फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम जो संबंधित है फैराडे के, जब हम द्वितीय विच्छेदन नियम पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जब भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ करके समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जब भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो द्वितीय नियम ये कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उस पदार्थ के जो है यानी कि इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फैराडे के द्वितीय नियम कहता है यदि भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को श्रेणी में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके जो है उस पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्य भार के समानुपाती होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें फैराडे द्वितीय विद्युत विच्छेदन क्या होगा, यानी समतुल्य भार के समानुपाती। यहाँ पे धनायन की परमाणु संख्या पर ये तो होगा नहीं, ऋणायन की परमाणु संख्या से ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखा जाए सी में वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां कि 96,500 कूलम विद्युत से हम लोग क्या जानते हैं कि कभी कभी हम लोग 10th क्लास में ये पढ़ते हैं कि जो विद्युत के प्रभाव या आवेश के प्रभाव, तो विद्युत का मतलब आवेश, विद्युत के प्रभाव हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है 96,500 कूलम विद्युत, यानी कि यहाँ पे आवेश के वैल्यू दे दिया। इसका मतलब है यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्यू की वैल्यू दिया है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम क्यू की वैल्यू आवेश की वैल्यू दे दिया। यहाँ पे कह रहा है कि CuSO4 के विलयन से मुक्त करता, मुक्त मतलब जमा होना, तो CuSO4 जो है वो टूटता है Cu प्लस और SO4 माइनस आयन में टूटता है। इस हिसाब से देखा जाए तो Cu यानी कि कॉपर ये Cu2 प्लस में टूटता है, तो कॉपर आयन से अगर हमें कॉपर प्राप्त करना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है n की वैल्यू होता है, यानी कि n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखा यह गया है कि जो विद्युत इलेक्ट्रोलाइट के संबंध में इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में फैराडे ने एक नियम दिया था कि यानी कि जब किसी इलेक्ट्रो यानी कि जलीय विलयन से होकर या इलेक्ट्रोलाइट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पदार्थ की जो मात्रा होता है उससे प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग ये कहते हैं फैराडे के प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं कि M बराबर होता है Z इंटू Q, और Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि रासायनिक समतुल्यांक, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। और Z के इसको जब हम फॉर्मूला क्लियर करें तो M बराबर हो जाएगा यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो पदार्थ उस पर जमा होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस
बटे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे n इंटू फैक्टर एच, ये F जो है ये फेराडे है और फेराडे की वैल्यू होता है 96,500 कूलम, और यहाँ पे देखा जाए तो Q। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूला में बताया ये गया है कि 96,500 कूलम विद्युत, तो यहाँ पे Q की वैल्यू दे दिया 96,500 कूलम, यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर एक तरह की पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर मास जो है कॉपर की जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कॉपर के मॉलिक्यूलर मास होता है 53, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर वो होता है 53.5 ग्राम, यानी कि वो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हम अगर इसको बनाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 53, यानी कॉपर की मॉलिक्यूलर मास होता है 63.5 ग्राम, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 63.5 बटे n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, और फेराडे के वैल्यू होता है 96,500 कूलम, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 96,500, सॉरी यहाँ पे 96,500 और यहाँ पे गुना Q का वैल्यू है 96,500, तो ये 96,500 96,500 एक दूसरे से कैंसिल आउट, और ये 2 से जब कटेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 31.76 ग्राम। तो इस हिसाब से देखा जाए इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो कॉपर की मात्रा होगा वो 31.7, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 9 के 9 में कहा है कि फेराडे के विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। जो फेराडे की जो विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है वह कहा है कि धनायन के परमाणु संख्या पर, धनायन के चाल पर, ऋणायन के चाल पर। तो यह पे जो फेराडे के विद्युत अपघटन नियम संबंधित है वो तुलांकी भार पर संबंधित। अभी भी हम बताए थे कि जो फेराडे के जो विद्युत अपघटन नियम संबंधित होता है वो इक्विवेलेंट वेट पर क्या करता है, उससे संबंधित होता है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक फेराडे की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा, जब एक फेराडे की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि जब एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ग्राम समतुल्यांक, यानी कि ग्राम समतुल्यांक इज द राइट आंसर इसका हो जाए। उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जब देखें तो कह रहा है किसी अम्ल के तनु जलीय विलयन से एक फेराडे के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन की जो आयन होगा, जो एनटीपी पर जो उत्सर्जित हाइड्रोजन की जो कह रहा है कि किसी अम्ल के तनु जलीय विलयन से फेराडे के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन की जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रवाहित करने पर वो जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि 2240 ml इज द राइट आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे उसके बाद देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 108 ग्राम सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जमा करने के लिए कितने फेराडे विद्युत परिणाम लगेगा। तो हम लोग अगर ये बात करें सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि जब किसी सिल्वर नाइट्रेट या किसी लवण को जल में डालते हैं तो आयन टूट जाता है, यानी कि वो टूट जाएगा Ag+ और NO3- आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिल्वर होता है सिल्वर में एक प्लस आयन है। सिल्वर को सिल्वर सॉलिड में बदलने के लिए हमें कितने मोल के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए ये किसमें बदल जाएगा, सिल्वर सॉलिड बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग जो कहते हैं इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 फेराडे क्या होता है, बराबर होता है। उस हिसाब से देखा जाए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 फेराडे इज द राइट आंसर। और 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम भी होता है। उसके बाद देखा यह गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के द्रवित यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड को हम लोग ये कह सकते हैं मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन NaCl, या इसका एक और नाम होता है फ्यूज्ड NaCl। जब मोल्टेन द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है और मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो है आयन में टूटा हुआ है Na+ और Cl- में टूटा हुआ है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके एक क्या करते हैं, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस आयन जब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़कर क्या करते हैं, इसको विद्युत धारा इससे प्रवाहित की जाती है। तो ये क्या होता है, ये कैथोड होता है
इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और ये वाले पार्ट क्या होता है, ये होता है एनोड। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब द्रवित सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैथोड पर मुक्त होने वाले जो कैथोड माइनस चार्ज है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, प्लस वाले सोडियम जाएगा। इसका मतलब कैथोड पे जमा होने वाले जो आयंस होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम। इस हिसाब से देखा जाए तो सोडियम इस ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Al3 एल्युमिनियम आयंस Al3+ विलयन से एल्युमिनियम के परमाणु भार 27.0 ग्राम मोल इनवर्स है, तो एल्युमिनियम के 9 ग्राम को जमा करने में आवश्यक आवेश की मतलब आवश्यक आवेश है कितनी होनी चाहिए, आवश्यक आवेश। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखें, अगर न्यूमेरिकल पार्ट से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो है एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो एल्युमिनियम टूटा हुआ Al3+। एल्युमिनियम से अगर यदि हम एल्युमिनियम आयंस अगर हमें एल्युमिनियम बनाना है तो इस एल्युमिनियम के चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे अगर n की वैल्यू यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके बाद कह रहा है कि एल्युमिनियम के परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो एल्युमिनियम के दिया हुआ है वो दे दिया है, यानी कि एल्युमिनियम के मोलर मास कहें या एटॉमिक भार हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो एल्युमिनियम की जो है एल्युमिनियम का जो मोलर मास यानी कि मोलर मास जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, यानी कहने का मतलब जो है वो 27.0 ग्राम मोल इनवर्स दिया। उसके बाद देखा जाए जो एल्युमिनियम के 9 ग्राम को जमा करने, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू दे दिया, m की वैल्यू दे दिया कितना, 9 ग्राम। और हम लोग फैराडे के प्रथम नियम से ये जानते हैं कि जो m बराबर होता है, m बराबर जो होता है यानी कि Z इंटू क्यू, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रासायनिक समतुल्यांक, और यहाँ पे Q है आवेश, क्योंकि फैराडे के प्रथम नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके आवेश के समानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो m बराबर Z इंटू क्यू, यहाँ पे m बराबर Z को तोड़ते हैं तो Z के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ जमा होने वाले पदार्थ कौन है यहाँ पे, एल्युमिनियम के मॉलिक्यूलर मास बटे n इंटू एफ गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे Q। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो एल्युमिनियम की जो है मास दिया हुआ है, यानी कि पदार्थ की मात्रा जो दिया हुआ है, यानी कि 9 ग्राम पदार्थ जमा करना है। तो 9 ग्राम अगर यहाँ पे पदार्थ जमा करनी है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या रख दे बोलो, 9 ग्राम, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है 27, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 27 गुना, और Q का जो वैल्यू है वही कह रहा है कि आवेश कह रहा है कि जमा होने वाले आवेश, तो Q के वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे 3 रख दिए, और फैराडे की वैल्यू होता है 96,500 कूलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 3 कितना हो जाएगा, 27 से कट जाएगा, ये 3 मरते 3 अकम 3 से कट जाएगा, अगर 96,500 उधर ले जाए तो Q बराबर मेरा जो वैल्यू होता है 96,500 कूलम, अर्थात 1 फैराडे। इस हिसाब से देखा जाए तो 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उसके बाद देखा जाए शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है। यहाँ पे है हम लोग एक शुद्ध जल अशुद्ध जल कहते हैं और उसको डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि शुद्ध जल जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। तो कोई भी जल है या कोई लिक्विड टाइप का है तो वो विद्युत धारा तभी प्रवाहित करेगा जब उसमें आयन होगा, और जो शुद्ध जल होता है वो आयनीकृत नहीं होता, यानी कि वो आयन में टूटता नहीं। जब किसी लिक्विड में आयन है ही नहीं तो वो विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जब शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह इसलिए नहीं होता है क्योंकि शुद्ध जल जो है आयनीकृत नहीं होता है। कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयनीकृत नहीं रहता है। अब 6 नंबर में ये देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब जब आप जिंक को डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हाइड्रोजन गैस देता है, ये 3 पर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी हाइड्रोजन गैस देता है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर जो हाइड्रोजन गैस नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि विद्युत अपघटों के लिए विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि विलयन के चालकता आयन के आकार पर निर्भर करता है, ये सही बात है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो विलयन की जो चालकता होता है वो आयन के आकार पर निर्भर करता है।
उसके बाद ये कहा है कि चालकता विलयन की सहायता पर निर्भर करता है। हाँ, उसके विस्कोसिटी, सहायता इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी, उसके विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। कहता चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलाय के योजन पर निर्भर नहीं करता है। और कहता चालकता ताप बढ़ाने पर से बढ़ती है, तो चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। इसका मतलब इसमें जो गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि विद्युत अपघटनों के लिए विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजना पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। अच्छा, एल्युमिनियम अगर टूटेगा तो ये टूटेगा Al+3 आयन। अच्छा, Al+3 आयन को अगर एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो इसमें कितना चाहिए, इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हम लोग जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 3 फैराडे होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। तो हम लोग अगर देखा जाए जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें अगर जलीय विलयन यानी कि CuSO4 करे, ये Cu+2 और SO4 माइनस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड्स लगा दे तो होता क्या है कि ये जो है इसको बैटरी से जोड़ दे, ये प्लस और ये वाले छोटा वाला जो चार्ज होगा माइनस, और जो माइनस वाले होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक में इसको क्या कहते हैं, कैथोड। तो इस हिसाब से देखा जाए जो कैथोड पे जमा होगा वो प्लस यानी कि कॉपर जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे बनेगा क्या, कॉपर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कह रहा कि कैथोड पे कॉपर निक्षेपित होगा और एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगा। और क्या कह रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा। उस हिसाब से देखा जाए हाँ, और ये सल्फर जब यहाँ पे जमा होगा यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो कैथोड पे कॉपर निक्षेपित होगा और एनोड पे, इसको बोलते हैं एनोड, इसको एनोड बोलते हैं। तो एनोड पे जो जमा होगा वो ऑक्सीजन, उस हिसाब से देखा जाए ए भी सही बी भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी क्या होगा, दोनों सही। उसके बाद 20 नंबर में देखा जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड भी बना लेते हैं, 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड्स, और इसमें जो है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन करते हैं यानी कि CuSO4, और ये टूट जाता है Cu+2 आयन और SO4 माइनस आयन में। तो ये अगर यदि मेरा कैथोड होगा और ये अगर यदि क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कॉपर जो है यहाँ पर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रोड जो है सॉल्यूशन को देता है Cu+ आयन, और यहाँ पे जो कॉपर होगा इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा तो वो बनेगा क्या, कॉपर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैथोड पे कॉपर निक्षेपित होता है और एनोड पे कॉपर क्या होगा, भूलेगा, यानी कि कॉपर इस पे क्या होगा, कॉपर जमा हो जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या होता है, जब किसी भी मतलब लवण यानी किसी भी धातु के उसके लवण के विलयन में जब उस धातु के इलेक्ट्रोड बनाकर डालते हैं तो क्या होता है, उसमें घुलने लगता है। इसका मतलब एनोड पे घुलेगा और कैथोड पे जमा होगा। उस सब देखा जाए तो ऑप्शन ए भी सही बी भी सही, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड के जलीय, और आज की वीडियो जो है हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए।